Hello students, today I am going to discuss the first chapter, the living world. चलिए देखते हैं इसके बारे में. द लिविंग वर्ल्ड, जैसे हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है. तो आप देखते हो लिविंग वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स. कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. Organisms live in a variety of habitats like mountains, deciduous forest, oceans, fresh water lakes, deserts, hot springs. तो सिर्फ डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स ही नहीं मिलते, बल्कि ये जहाँ रहते हैं, जो इनका हैबिटेट है, जो इनका आवास है, वो भी डिफरेंट टाइप का आपको मिलता है. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म माउंटेन्स में होते हैं, कुछ डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे जंगल जहाँ पर इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो लीव्स को सिड ऑफ कर देते हैं, जो लीव्स को फॉल ऑफ कर देते हैं, मतलब लीव्स को गिरा देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं ये? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है. तो लीफ से ही वाटर लॉस होता है, इस वजह से ये लीफ को शेड ऑफ कर देते हैं जिससे कि वाटर को स्टोर कर सकें ऐसी सिचुएशन में जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब वो कंडीशन इनके लिए टॉलरेट करने लायक नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है इनके लिए. चलिए आगे देखते हैं. नेचुरल ब्यूटी, जैसे कि गैलोपिंग हॉर्सेस, माइग्रेटिंग बर्ड्स और ब्लूइंग वैलीज इंस्पायर्स वंडर एंड अमेजमेंट. आप नेचुरल ब्यूटी देखते हो कि भाई हॉर्स भाग रहे हैं, जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, फूलों की घाटी आपको देखने को मिल रही है. ये सब आपको देखकर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो कि कितना आश्चर्यचकित है कि मतलब डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप की हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है. और यहाँ तक कि ऐसी जगह लाइफ एग्जिस्ट कर रही है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स. मतलब यहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है वाटर का, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो फिर यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स में भी एक एग्जाम्पल है थर्मोफिलस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो यहाँ पर सर्वाइव करता है. तो इसके अलावा इनसाइड सेल के अंदर आप देखते हो कि some process like molecular traffic happen make us think deeply. आप देखते हो कि एक सेल के अंदर एटम्स होते हैं. एटम्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग करके जो ये एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल्स बना लेंगे. अब ये मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सभी. फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग करके बना लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है. तो ये सब कुछ जब आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा डीप सोचना शुरू कर देते हो कि मतलब सेल के अंदर भी एक मॉलिक्यूलर ट्रैफिक चल रहा है, मतलब कुछ एटम्स इधर से उधर जा रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट इज़ लाइफ? नेचर्स कॉम्प्लेक्सिटी मेक अस वंडर. हम जब नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ लाइफ, की लाइफ आखिर है क्या. दिस क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट्स. ये जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में दिया गया है. एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है. साइंटिफिक एस्पेक्ट देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो लाइफ को, मतलब जो लिविंग बना रहा है और नॉन लिविंग से वो डिफ़र करता है. मतलब कुछ तो ऐसा है जो लाइफ को, लिविंग को लाइफ दे रहा है और नॉन लिविंग में लाइफ नहीं है. तो ऐसा क्या है? तो चलिए समझते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको देखकर आप समझते हो कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इसमें आप ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी देखते हो, लेकिन जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म में इनसाइड होती है, बट माउंटेन्स वगैरह में भी आप ग्रोथ देखते हो जो आउटसाइड है, ठीक है, माउंटेन्स भी में भी आप ग्रोथ देखते हो। तो इस वजह से आप कहते हो कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसको देख के हम नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग में होती है और जिनमें ये प्रॉपर्टी है सिर्फ वही लिविंग है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो माउंटेन लिविंग होता, बट माउंटेन तो नॉन लिविंग है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं उनको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही लिविंग है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो नॉन लिविंग है। ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो जो हाइब्रिड म्यूल है वो कैसा है? स्टेराइल है, तो वो भी लिविंग है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन का होना, कुछ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का होना। आप इसको लैब में करवा सकते हो, बट ये सिर्फ आपको देखने को वहाँ पर आपको इसके सारे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रॉपर इसका रिएक्शन देखने को मिलता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है। इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस क्या है? कि अपने इन्वायरमेंट से जो भी सिग्नल आता है उसके लिए एक्शन लेना, ये क्या है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो उसके अगेंस्ट जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद में चेंजेस करते हैं। तो ये सब क्या है? ये इन्वायरमेंट के अगेंस्ट या इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलाई आता है उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते हैं, उसके जो भी ऑर्गेनिज्म में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, यही क्या है? कॉन्शियसनेस। इसके अलावा एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो साइंस डज नॉट आंसर दिस, ठीक है। फिलॉसफिकल एस्पेक्ट का आंसर साइंस नहीं देती। हमें नहीं मतलब कि साइंस मतलब नहीं है कि लाइफ का क्या पर्पस है। वी हैव टू फोकस ऑन द साइंटिफिक एस्पेक्ट। हमें तो सिर्फ साइंटिफिक एस्पेक्ट से मतलब है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। अब तक हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, वो भी डिफरेंट हैबिटेट्स में। ऐसी जगह आपको लाइफ देखने को मिलती है, लाइफ सरवाइव करती है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि लाइफ है क्या, साइंटिफिक एस्पेक्ट से डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। आगे देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वैरायटीज़ मिलती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एग्जिस्ट करती हैं, सम विजिबल सम इनविजिबल। तो हम देखते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो विजिबल हैं, जो हमें ईजीली देखने को मिलते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें देखने को ही नहीं मिलते नेक्ड आई से। तो फिर हम इनको कैसे देखेंगे? इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप का कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है? आपके प्रोकैरियोट्स, मतलब आपके बैक्टीरिया आते हैं इसमें, या कुछ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट भी आते हैं, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी आती हैं, ठीक है, जैसे यीस्ट। फिर हमसे बताया जा रहा है क्या कि जब हम मोर एरिया ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मोर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसा कैसे? देखो सिंपल बात है, जब आप एक छोटे एरिया को देखोगे तो वहाँ आपको कम ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, लेकिन यही अगर आपने अपना एरिया बढ़ा दिया जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ क्या होगा? नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी।
आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। ये सेम वैसे है कि आप एक डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हो जो बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब एक घना जंगल है जहाँ आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी देन स्मॉल एरियाज। एग्जाम्पल, डेंस फॉरेस्ट यू विल सी many types of plants, animals and microorganism. Scientists keep finding new organism even in places already explored. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल मतलब है कि चलिए देख लेते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया। साइंटिस्ट ने बताया आपको कि जब न्यू एरिया, एक तो होता है नई जगह जाना, तो वहाँ आपको न्यू स्पीशीज़ मिलेंगी। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ अभी आप गए नहीं हो, लेकिन एक ऐसा एरिया जहाँ आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो, आप देख चुके हो वहाँ पर सब कुछ, आपने काफ़ी ऑर्गेनिज्म को देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन आप जब इसी पुराने एरिया में वापस जाते हो तो आपको नंबर ऑफ स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ देखने को मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इतना बड़ा एरिया है, हो नहीं सकता कि आपने सारी स्पीशीज़ देख ली होंगी, तो कुछ न्यू स्पीशीज़ हर बार आपको देखने को मिलेगी अगर आप दोबारा उसी ओल्ड एरिया में जाते हो, या फिर ठीक है नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग, आपको नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं जो कि इंक्रीज़ हो चुके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द टोटल वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जैसे हमें नाम से ही समझ आ रहा है, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। तो हमने देखा ना कि लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नॉन स्पीशीज़ रेंज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो अब तक कितनी स्पीशीज़ आपको देखने को मिल चुकी हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन। और 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख स्पीशीज़। ओके, तो कितनी स्पीशीज़ मिल चुकी हैं? 1.7 टू 1.8 स्पीशीज़ हमें मिल चुकी हैं। दिस रिफर्स बायोडाइवर्सिटी और द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, टाइप्स हैं, यही क्या है? हमारी बायोडाइवर्सिटी है। चलिए आगे देखते हैं। ये फ्लो चार्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम देख चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं जो वेरियस वेराइटीज़ में मतलब डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ में हैबिटेट्स हैं जिनमें लाइफ है, जैसे कोल्ड माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ओशियंस में, लेक्स में, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स। क्रिएट्स वंडर एंड क्यूरियोसिटी। ये सब देख के हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, आश्चर्यचकित होते हैं हम, और हमने ब्यूटी भी देखी है, नेचुरल ब्यूटी लिविंग वर्ल्ड में, कि भाई हॉर्स भाग रहा है, बर्ड्स माइग्रेट कर रही है, फ्लावर्स की घाटी, और शार्क अटैक कर रही है जिसे देख के हम डर भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या मेन क्वेश्चन आया था कि लाइफ क्या है? तो हमने दो पर्सपेक्टिव देखे थे, साइंटिफिक और फिलॉसफिकल। तो हमने साइंटिफिक पर फोकस किया था कि व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलिए आगे देखते हैं। ये भी फ्लो चार्ट है कि लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी के बारे में, ऑर्गेनिज्म का जो ऑब्जर्वेशन था, हमने देखा कि कुछ विजिबल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम इजीली नेक्ड आई से देख सकते हैं, और कुछ इनविजिबल होते हैं जो हम नहीं देख सकते, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स।
हमने देखा कि हम ज़्यादा एरिया ऑब्जर्व करेंगे हमें ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, टोटल नॉन स्पीशीज़ 1.7 to 1.8 मिलियन आप डिस्कवर हो चुकी हैं। दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब तक हमें ये समझ आ चुका है कि लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की बातें हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में। तो millions of organisms exist with different local names in different regions। तो होता क्या है कि millions of इतने ज़्यादा organism exist कर रहे हैं, different local name है उनके different region में। These names can cause confusion, so scientists need one universal name for each species। This naming process is called nomenclature। तो आपको समझ आया कि क्या नीड है nomenclature की। Why do we need the nomenclature? हमें nomenclature की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर nomenclature मतलब एक स्टैंडर्ड नाम नहीं दिया जाता एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तो उस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लोकल एरिया में लोकल नेम से जाना जाता, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती और फिर नहीं समझ आता कि उसको पर्टिकुलर क्या नाम बोला जाए। ठीक है, जिससे कि हर कोई उसको समझ पाए। अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए तो सॉल्व हो चुकी है। अब हम जानते हैं अगर डिफरेंट नेम भी अगर हमें समझ आते हैं ना कि लोकल एरिया में इस ऑर्गेनिज्म को ऐसा बोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो को कहीं कैरी बोला जाता है, कहीं आम भी बोला जाता है, कहीं आम बोला जाता है। तो अब हम जानते हैं, लेकिन पहले नहीं पता था साइंटिस्ट को। कैरोलस लीनियस ने नोमेनक्लेचर का ये प्रोसेस दिया था, तब तक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तब उन्होंने ऐसा सोचा था कि क्यों ना डिफरेंट नाम पर्टिकुलर लोग ना याद करके सिर्फ एक ही नेम दिया जाए, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से एक ऑर्गेनिज्म जाना जाए, और फिर वो नाम किसी और को ना दिया जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या किया जाएगा? ए नेम कैन ओनली बी गिवन व्हेन वी आर श्योर विच ऑर्गेनिज्म इज बिलोंग्स टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन क्यों? क्योंकि नामकरण कर रहे हो, नोमेनक्लेचर। पहले पता तो होना चाहिए कि प्लांट है या एनिमल है या फिर प्रोटिस्टा है या फिर एल्गी है, उसके अकॉर्डिंग ही तो नोमेनक्लेचर किया जाएगा। सो चलिए रूल्स देख लेते हैं एक बार हम। रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है उसके लिए कौन से रूल यूज़ होते हैं? साइंटिस्ट यूज़ स्टैंडर्ड मेथड टू गिव नेम्स। जो साइंटिस्ट हैं वो एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते हैं नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, नेम देने के लिए। अगर प्लांट का नाम दिया जा रहा है, प्लांट को नाम दिया जा रहा है, तो नेम्स आर बेस्ड ऑन ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू ही प्लांट को नेम दिया जाएगा, ICBN। फॉर एनिमल्स नेम्स फॉलो ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू ही एनिमल्स को भी नाम दिया जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ वन साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड ग्लोबली। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जाना जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि प्लांट को ICBN के तहत नाम दिया जाता है और एनिमल्स को ICZN के तहत नाम दिया जाता है, तो एल्गी, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनको कैसे नाम दिया जाता है? इनको भी ICBN के थ्रू ही हम नाम देते हैं। ओके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके थ्रू दिया गया? कैरोलस लीनियस के थ्रू दिया गया। साइंटिफिक नेम्स हैव टू पार्ट्स, जीनस नेम,
स्पीशीज़ नेम। तो ये आपको क्या बता रहा है कि साइंटिफिक नेम जब भी दिया जाता है तो यहाँ पर दो पार्ट में नाम दिया जाता है, पहले जीनस का नाम फिर स्पीशीज़ का नाम। जैसे मैंगो का नाम मैंगीफेरा, मैंगीफेरा एक जीनस है और इंडिका एक स्पीशीज़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या रूल हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिक्स। तो लैटिन लैंग्वेज में ही नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, ना तो अब इसमें कुछ ऐड हो सकता है ना इससे अब कुछ डिलीट होता है। ठीक है, जो एक बार नाम दे दिया गया है, जो भी नाम दे दिया गया है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। एक ऐसी लैंग्वेज नहीं ली गई जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती है, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। इटैलिक्स का क्या मतलब है? इटैलिक्स का मतलब है ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखना। जैसे ये इस टाइप से मैं लिख रही हूँ, थोड़ा टेढ़ा करके, मैंगीफेरा। ठीक है, इस तरह से इसे बोलते हैं इटैलिक्स। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज़ होता है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर हम प्रिंट कराते हैं नाम को तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन अगर हम हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम जीनस और स्पीशीज़ दोनों के नीचे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, इफ़ हैंड रिटन बोथ वर्ड्स are underlined separately, if printed they are written in italics। ठीक है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार। अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसका सिंपल फ्लो चार्ट। नीड फॉर नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, तो क्या नीड है, क्या नीड है नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की? क्योंकि डिफरेंट रीज़न है, डिफरेंट लोकल नेम्स होंगे जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तभी एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट रीज़न हैं, डिफरेंट लोकल नेम है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा जब आपस में बात होगी। तो इससे क्या होगा कि हम नहीं समझ पाएंगे कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है। तो क्यों ना ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड नेम दे दो उस ऑर्गेनिज्म को कि अब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को वो नेम नहीं दिया जाएगा। तो बट बिफोर नेमिंग मस्ट नो व्हाट इट इज़, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, आइडेंटिफाइड करो कि ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ये भी फ्लो चार्ट है कि जो साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम में आपने क्या किया, साइंटिफिक नेम का क्या रूल था। प्लांट के लिए ICBN, एनिमल के लिए ICZN के थ्रू नामकरण किया जाता है। हर ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम हो और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है दो पार्ट होते हैं नाम के, जैसे नाम से समझ आ रहा है ना, बाइनोमियल मतलब दो, नाम का नामकरण हो। ठीक है, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया गया। फर्स्ट वर्ड है जीनस, सेकंड वर्ड है स्पीशीज़। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज़ है। और रूल क्या था, लैटिन लैंग्वेज में हो, इटैलिक्स में प्रिंट हो, पहला वर्ड जीनस का कैपिटल हो, दूसरा वर्ड जो स्पीशीज़ है उसका स्पीशीज़ का पहला वर्ड स्मॉल हो, स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन किया जाए सेपरेटली दोनों को, जीनस को भी और स्पीशीज़ को भी। ऑथर का नेम एडिड लिन, अब देखो शॉर्ट फॉर्म में लिन लिख दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म का क्या मतलब है, एब्रीवेटेड फॉर्म होती है जैसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना लिखकर हम क्या कह देते हैं, डॉक्टर। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं ताकि बार बार पूरे लार्ज नेम ना लिखने पड़े, शॉर्ट में लिखा जाए, तो एब्रीवेटेड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइंटिफिक
name rules. The first word of a scientific name is the genus. It start with a capital letter. जैसा भी बताया कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर हो. सेकेंड वर्ड जो है स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल लेटर में हो. ये याद रखना है, जो सेकेंड वर्ड है ये स्पीशीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और फर्स्ट वर्ड जीनस के लिए. लेकिन जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए. एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका. द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द स्पीशीज़ में बी एडिड आफ्टर द स्पीशीज़ नेम. मैंगीफेरा इंडिका लिन. जैसा भी बताया कि लिन कैरोलस लीनियस से आया है, जो कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर का जो ये प्रोसेस था ये दिया था उन्होंने ही, इसलिए उनका नाम जो भी साइंटिफिक नेम है उसके आगे लिखा जा रहा है और एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है. सो वाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड. क्या ज़रूरत रही इसकी? देखो, अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा कि नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी था. इसलिए तो ज़रूरी था क्योंकि जो लोकल एरिया में लोकल नेम रहेंगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी. क्यों ना अलग अलग नाम याद ना ही करने की ज़रूरत पड़े, सिर्फ एक ही नाम दे दिया जाए ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, एक ही नाम दे दिया जाए, एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया जाए जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उसी नाम से जाना जाए और वो पर्टिकुलर नेम उसी ऑर्गेनिज्म का रहे, दूसरे को वो नाम ना दिया जाए. तो इसी वजह से नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत थी. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? देखो, क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, इट्स हार्ड टू स्टडी दैम विदाउट ऑर्गेनाइजिंग दैम. इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं कि हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते बिना इनको ऑर्गेनाइज करके. अब आप ऐसे समझो, ये स्टार्टिंग का टाइम था जब इतने ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंजाई सब कुछ मिक्सअप था. अगर आज ये साइंटिस्ट क्लासीफाई नहीं करते इन ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफिकेशन इनका नहीं करते, तो हम इस मिक्सअप को कितना मुश्किल हमारे लिए स्टडी करना हो जाता. अब ये इस तरह से सब कुछ मिक्सअप रहता, सब कुछ एक साथ ऐसे ही मिक्सअप रहता, तो हमारे लिए स्टडी करना इनकी मुश्किल होती. बट साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करके क्या किया, इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया. प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया, फंजाई को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, प्रोटिस्टा को अलग ग्रुप में रख दिया, एनिमल्स को अलग किया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को अलग किया. तो ये सब कुछ किया. और हाँ, फिर आते हैं आपके वायरसेस. तो ये तो क्या है, जो वायरसेस होते हैं वो आपके लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच. क्यों? क्योंकि जो वायरसेस हैं वो अगर सेल के अंदर होते हैं तो लिविंग होते हैं, लेकिन अगर सेल के बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग है. सेल के बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं, वो उस टाइम लिविंग नहीं होते. उस टाइम वो क्या नहीं होते? उस टाइम वो लिविंग नहीं होते, वो उस टाइम नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, उस टाइम वो नॉन लिविंग होते हैं. क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट्स हार्ड टू स्टडी दैम विदाउट ऑर्गेनाइजिंग दैम. इनको ऑर्गेनाइज किए बिना इनकी स्टडी करना मुश्किल था, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको ऑर्गेनाइज किया. क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलर फीचर्स. क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है और किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है. देखो, अगर हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि इसके सारे फीचर्स सेम हैं. मतलब एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट के दो प्लांट हैं हमारे पास, हमने एक ग्रुप में इनको कैसे रखा कि भाई ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों फूड बना सकते हैं, तो इस तरह से सारे प्लांट्स को एक साथ रखा. तो क्या देखा हमने? सिमिलर फीचर्स देखा होगा. तो सिमिलर फीचर्स के बेस्ड पर ही हमने ग्रुपिंग की ऑर्गेनिज्म की. इसी तरह से फंजाई को हमने देखा कि भाई ये तो हेटेरोट्रॉफिक हैं, ये तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये तो प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो इनका अपना अलग ग्रुप बना दो. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया. एग्जाम्पल, when we say dogs, we all imagine a similar type of animal. Words like dogs, cats, plants, animals are not random.
दे आर साइंटिफिक एस्पेक्ट। मतलब कहने का सिंपल ये है कि अगर आज क्लासिफिकेशन नहीं किया होता तो जैसे आपको हम डॉग बोल रहे हैं तो आप एकदम इमेजिन कर पा रहे हो डॉग को, आप कैट को इमेजिन नहीं कर रहे हो। अगर आपसे कहा जाए प्लांट तो आप प्लांट को इमेजिन करते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लासिफिकेशन हो चुका है, इसी वजह से आप इमेजिन कर पा रहे हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को। आगे देखते हैं, द ग्रुप और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ए टेक्सॉन। अच्छा, टेक्सॉन और टेक्सा में क्या डिफरेंस है? चलिए देखते हैं। ये प्लूरल फॉर्म है टेक्सा। अगर हम कहते हैं डॉग, मैमल, एनिमल, डॉग एक टेक्सॉन है, ये अलग अलग हैं। मैमल एक टेक्सॉन है, एनिमल एक टेक्सॉन है। बट अगर मैं तीनों को एक बार कहना चाहूँ, डॉग, मैमल, एनिमल, तब ये एक टेक्सा कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म, मतलब डॉग, मैमल, एनिमल एक साथ टेक्सा में आ सकते हैं, टेक्सॉन में नहीं आ सकते। टेक्सॉन में सिर्फ डॉग ही आएगा, या फिर मैमल ही आएगा, या फिर एनिमल ही आएगा। सो वन ऑर्गेनिज्म कैन बिलोंग टू डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो एक ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर सकता है डिफरेंट टेक्सा पर, डिफरेंट टेक्सा से डिफरेंट लेवल पर। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है? तो अभी तक हमने ये जो भी देखा था ना, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, बेटा ये सभी टेक्सोनॉमी में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सभी इसमें इन्वॉल्व है। ये सभी जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सभी इंक्लूड्स होते हैं आपके टेक्सोनॉमी में। द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक कुछ नहीं, सिंपल। जैसे टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आता है, वैसे ही सिस्टमेटिक में आप एक और ऐड करते हो, क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कहने का क्या मतलब है? अभी आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी चेक कर रहे थे, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि भाई बाहर से चेक कर रहे थे कि ये प्लांट्स जैसे दिखते हैं, ये एनिमल्स जैसे दिखते हैं। फिर जब सिस्टमेटिक आ गया, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई आप जेनेटिक लेवल पर भी चेक करोगे कि ये ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे या नहीं। सिस्टमेटिक इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप्स, जस्ट क्लासिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। इट कम्स फ्रॉम लैटिन सिस्टमा, सिस्टमिक अरेंजमेंट। तो जो ये वर्ड आया है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है। लीनियस यूज द टर्म इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, फ्लो चार्ट देख सकते हो आप। वाई क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था ना, एक साथ मिक्सअप था सब कुछ, उसकी स्टडी करना, तो उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़, ग्रुप्स लाइक डॉग, मैमल्स, एनिमल एक्सेट्रा। ईच क्वेश्चन इज कॉल्ड ए टेक्सॉन, मल्टीपल टेक्सा, टेक्सोनॉमिक हिरार्की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम देख चुके हैं ये टेक्सोनॉमी में कौन से प्रोसेस आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन। हेल्प्स ऑर्गेनाइज द एंड स्टडी ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स, इसमें टेक्सोनॉमी तो इंक्लूड है ही, साथ में इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है। सिस्टमा नेचुरी जो कि लीनियस की बुक है, उसमें इसको मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन इज डन स्टेप बाय स्टेप विथ ईच स्टेप नॉन एज ए कैटेगरी। ईच कैटेगरी और रैंक इज कॉल्ड ए टेक्सॉन। ठीक है, कैटेगरीज हेल्प साइंटिस्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स फ्रॉम वन कैटेगरी। कहने का क्या मतलब है
इन सबको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कैसे? एक प्रॉपर चेक किया गया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कि किस तरह से एक एक ग्रुप बनाए जाए। जैसे कि जो 3 पेयर्स और जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, 3 जोड़े में जो जॉइंटेड लेग्स थे, जुड़े हुए पैर थे, उनका एक ग्रुप बनाया गया कि इंसेक्ट्स हैं ये, ठीक है। इसी टाइप से प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे स्पेसिफिक ग्रुप बनाए गए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू कॉमन टेक्सोनोमिक लेवल्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो आप देखोगे जैसे जैसे स्पीशीज़ से किंगडम तक आप जाओगे, जो सिमिलरिटीज़ है वो कम होती चली जाएंगी। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, फिर उससे कम जीनस, फिर जीनस से कम फैमिली, फिर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एनिमल्स फाइलम में रखे जाते हैं, जबकि प्लांट्स को डिवीज़न में रखा जाता है। टू क्लासीफाई एनी ऑर्गेनिज्म वी स्टडी सिमिलर फीचर्स एंड कंपेयर दैम विथ अदर्स। स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ होती हैं आपकी, ए स्पीशीज़ इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट शेयर बेसिक फीचर्स। These individuals can be held apart from other species. आप कह सकते हो जो एक स्पीशीज़ है वो क्या है? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं, बेसिक फीचर हैं जो वो शेयर कर रही हैं स्पीशीज़, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स जीनस, स्पीशीज़, जैसे ये मैंगीफेरा इंडिका ये स्पीशीज़ है, सोलेनम ये जीनस है, ट्यूबेरोसम स्पीशीज़ है, तो ये इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो ये सब क्या है? स्पीशीज़ नेम है। और ये सब क्या है? मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये सब जेनरा हैं, जीनस हैं ये सभी। एक जीनस में कंटेन मोर देन 1 स्पीशीज़, बिल्कुल हो सकता है। एक जीनस एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को कंटेन किए रखता है, जैसे पैंथेरा के अंदर लायन और टाइगर आपको देखने को मिलता है। सोलेनम में ट्यूबेरोसम और नाइग्रम स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आता है आपका जीनस और फिर आएगी आपकी फैमिली। जीनस एक ग्रुप है रिलेटेड स्पीशीज़ का। इट शोज़ मोर सिमिलरिटीज़ अमोंग स्पीशीज़ दैन अदर जेनरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अदर जेनरा से थोड़ी सिमिलरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सोलेनम में पोटैटो और ब्रिंजल स्पीशीज़ आती हैं। पैंथेरा जीनस में लायन, लियो और टाइगर, टिग्रिस स्पीशीज़ आती हैं। लियोपार्ड, पार्डस स्पीशीज़ आती हैं। फेलिस में कैट्स आपको देखने को मिलती है। फैमिली ग्रुप्स रिलेटेड जेनरा फ्यू सिमिलरिटीज़ दैन जीनस बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स इन प्लांट्स। तो मतलब क्या ऐसा देखा गया है कि इन सभी को एक साथ रखा जा रहा है, तो कुछ सिमिलरिटीज़ के बेस पे इनको साथ में रखा गया है। और धीरे धीरे आप देख रहे हो स्पीशीज़ में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, जीनस में कम हो गई, फैमिलीज़ में और कम हो जाएगी। और फैमिलीज़ के अंदर आती हैं आपकी रिलेटेड जेनरा, फ्यू सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं जीनस से, वो भी किसके बेस पर? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं, जैसे प्लांट में। सोलेनेसी एक फैमिली है, इसमें आपको जीनस देखने को मिलते हैं सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा। तो सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा साथ में क्यों रखे गए? क्योंकि इनका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। फेलिडी जो है वो कैट की फैमिली है, इसमें पैंथेरा और फेलिस जीनस आते हैं। कैनेडी डॉग की फैमिली है, इसमें जीनस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आता है आपका ऑर्डर्स, ग्रुप्स, रिलेटेड फैमिलीज़। जो ऑर्डर है उसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज़ आती हैं, फ्यू सिमिलरिटीज़ होती हैं फैमिली से। प्लांट्स ऑर्डर, पॉलिनोमियल्स यूज़ फ्लोरल कैरेक्टर्स, इंक्लूड्स फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। देखिए ऑर्डर्स ग्रुप, जो ऑर्डर है उसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज़ आती हैं, फ्यू सिमिलरिटीज़ होती हैं फैमिली के कंपैरिजन में ऑर्डर्स में। प्लांट के जो ऑर्डर्स हैं पॉलिनोमियल्स, ये यूज़ करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स, है ना, जो कि सिमिलर हैं।
इसमें कौन कौन सी फैमिली हैं जो कि इस ऑर्डर में देखने को मिलती है? पॉलिनोमियल्स ऑर्डर के अंदर कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, ये दोनों फैमिली आती हैं। एनिमल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्डर कॉर्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर आपको देखने को मिलती हैं फैमिली फेलिडी और कैनिडी, जो डॉग और कैट की फैमिली है। क्यों साथ में रखी गई है एक ही ऑर्डर में? क्योंकि ये क्या है, कॉर्निवोरस हैं, ये मांस वगैरह खाते हैं दोनों ही। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, अब एक क्लास में जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनको रखा गया, जैसे क्लास मेमेलिया, इसके अंदर प्राइमेटा और कार्निवोरा को रखा गया। प्राइमेटा मंकी गोरिल्ला की क्या है, ऑर्डर है, और ऐसी कार्निवोरा को रखा गया इसमें, जो कि कैट, डॉग और टाइगर का है। फाइलम के अंदर एनिमल्स आते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा रखे जाते हैं। कॉर्डेटा वो जो कि इसके अंदर मेमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, वो भी क्यों? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलती है। प्लांट्स को रखा जाता है डिवीज़न में इंस्टेड ऑफ फाइलम, फाइलम के बजाय प्लांट्स को रखा जाता है किसमें? डिवीज़न में। इसके अलावा आपका आता है किंगडम, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है। किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स आते हैं और प्लांटी में प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू।